चलिए देखेंगे अब। देखिए सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक एक जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करता हूँ सीएमए का इंटरमीडिएट का जो आपका ग्रुप है, ग्रुप 2, उसमें पेपर नंबर 10 जो है वो आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल के अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। और पैसे का प्रबंधन किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर किस रूप में किया जाता है, वो सारी डिटेल जानकारी आप इस सब्जेक्ट में लेंगे। कुल मिलाकर के हरे हरे नोट को मैनेज करना है, ठीक है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। चलिए बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए सपोज मैं बात करता हूं कोई भी एज अ प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंस प्रोफाइल पे काम करता है, फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करता है, सीएफओ लेवल पर काम करता है। तो मैंने क्या बोला? एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल अगर आप किसी भी कंपनी के सीएफओ बनते हैं या फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, तो उस कंपनी से रिलेटेड उसके फाइनेंस को मैनेज करने से क्या क्या एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि उसका फाइनेंस मैनेज हो सके। तो बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर जो हाई प्रोफेशनल्स होते हैं या सीएफओ लेवल के लोग होते हैं, वो उस कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड क्या क्या वर्क करते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूं तो तीन टाइप्स के वर्क होते हैं फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड। तीन वर्क कौन कौन से होते हैं? एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। चलिए लिखेंगे मेरे साथ साथ, देखिएगा। मैंने बोला फाइनेंस को किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस के अंदर आपको मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड तीन टाइप की एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। पहली मैंने बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरी एक्टिविटी मैंने बोली कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, या आप इनको बोल सकते हैं डिसीजंस मेकिंग रेफरेंस में। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन या डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आप कंपनी के अंदर ये तीन टाइप के वर्क परफॉर्म करते हैं जो कि मैंने बताए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले उस बिजनेस को चलाने के लिए आप क्या करें? पैसा इकट्ठा करें। पैसा इकट्ठा आप उस तरीके से करें ताकि आपकी मिनिमम कॉस्ट इंकर्ड हो। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, आप बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड वो सोर्स लिखे होते हैं जहां से आप बिजनेस को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे क्या क्या सोर्सेस होते हैं? एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स होते हैं, लोन होते हैं, इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब खुद की पर्सनल अर्निंग या पर्सनल रिटेन्ड अर्निंग या पर्सनल सेविंग। रिजर्व एंड सरप्लस पे हक किसका होता है? कंपनी के मालिकों का। तो वो कंपनी के मालिकों की एक क्या होती है? सरप्लस वैल्यू होती है या रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट होता है, उसकी सेविंग्स होती है ताकि फ्यूचर की अनसर्टिनिटी हो या फ्यूचर के अंदर कुछ जरूरत आए तो आप उस पैसे को काम में ले सकें। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो बेसिकली पांच सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है: इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन और रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू। अब मैं बिजनेस को चलाने के लिए जब फंड इकट्ठा करूंगा तो उस फंड को इकट्ठा करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट भी इंकर्ड करनी पड़ेगी। भाई इक्विटी और प्रेफरेंस वालों से अगर मैं कैपिटल लूंगा बिजनेस को चलाने के लिए तो क्या उनको मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा? डिबेंचर और लोन से अगर मैं पैसा इकट्ठा करूंगा तो क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? रिजर्व एंड सरप्लस पे भी कोई ना कोई कॉस्ट आती है, पता नहीं आपको क्या आती है, मैं बताऊंगा आगे जाकर के। तो जिन जिन सोर्सेस से भी आप पैसा इकट्ठा करते हैं उसको उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं जो कि कंपनी के लिए क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है।
तो डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। तो कंपनी क्या प्रयास करती है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंकर्ड करके ज्यादा से ज्यादा बल्क कैपिटल कैसे लाई जा सकती है बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सा कहलाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कंपनी को चलाने के लिए आपको ऐसे सोर्सेस से फंड इकट्ठा करना है ताकि आपकी कॉस्ट कम आए और कैपिटल आपके पास ज्यादा इकट्ठी हो सके। अब इस फाइनेंसिंग डिसीजन को लेने के लिए मैं आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाऊंगा? सबसे पहले मैंने बात करी, एक चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जिन जिन कैपिटल से आप पैसा जनरेट करते हैं उस पे लगने वाली कॉस्ट कौन कौन सी होती है, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक चैप्टर मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिटरमाइंड करें ताकि बिजनेस जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके विद मिनिमम कैपिटल के बलबूते पर। बात समझ में आ रही है कि आपको मेरी? तो सबसे पहली एक्टिविटी या सबसे पहला डिसीजन आपने एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल क्या लिया कि बिजनेस को चलाने के लिए फंड मुझे कहां कहां से इकट्ठा करना है। फंड आ गया आपके पास, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपने फंड इकट्ठा कर लिया। अब उसको क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कहां करते हैं, बिजनेस के असेट्स में। तो अगर बैलेंस शीट में असेट साइड आता हूं तो दो टाइप के असेट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं फिक्स असेट्स और एक होते हैं करंट असेट्स। तो आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेस में करते हैं और एक इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेस में करते हैं। तो देखिएगा, इन्वेस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहां पर एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल जो आपको दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे वो क्या होंगे? एक मैंने बोला आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज में, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, या मैं इसको अगर एक नाम से और बोलूं क्या, फिक्स असेट्स में। दूसरा दूसरा इन्वेस्टमेंट आप कहां करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेस। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट मैंने बोला कहां करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेस में। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला, मींस करंट असेट्स। चलिए देखेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। आपको अपने पैसा जो अरेंज किया है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेज में और एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज में, यानी कि एक फिक्स असेट्स में और एक करंट असेट्स में। अब फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं, किन चीजों का ध्यान में रखना है, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहां पर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके थ्रू दूंगा। उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। और इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म सोर्सेज यानी कि करंट असेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से रिलेटेड क्या क्या बातों का आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या नाम बोला मैंने, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये बात आपको मेरी समझ में आ गई कि हम जो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। कैपिटल बजटिंग बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेस को कैसे इन्वेस्ट किया जाए ये बताएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिजनेस के शॉर्ट टर्म सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए इसको आपको बताएगा। अब देखो, बिजनेस के लिए पैसा अरेंज हो गया, बिजनेस में पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस करोगे, बिजनेस करके कुछ ना कुछ वहां से रिटर्न कमाओगे। रिटर्न कमा करके अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अपने बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। स्टेक होल्डर वर्ल्ड का मतलब क्या है, वो सभी पार्टिसिपेंट्स जो बिजनेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट वे में कौन जुड़े हैं, जो बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं, बिजनेस को चलाने वाले हैं। या मैं बात करूं तो बिजनेस के जो डायरेक्टर होल्डर हैं, जो बिजनेस को डायरेक्ट रूप में चला रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में जो चला तो रहे हैं लेकिन डायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे बैंक है, बैंक ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, या शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो पार्टिसिपेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं
उन स्टेक होल्डर्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उस अर्निंग से आप उन लोगों को खुश कैसे रखेंगे, इस प्रकार के डिसीजन को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपके स्टेक होल्डर आपकी कंपनी से खुश रहें, और खुश रहेंगे तभी वो अच्छा इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में कर सकते हैं, और आपकी कंपनी में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी बिजनेस की क्या होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन उनका योगदान कैसे कैसे रहेगा वो मैं बातें अलग अलग करूंगा। जैसे आपने 12th क्लास के अंदर रेशियो का चैप्टर पढ़ा होगा। रेशियो बेसिकली क्या है, आपने केवल फॉर्मूला वाइज उसको अभी समझा है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी के अंदर। बेसिकली हम जब बोलते हैं कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करना है, कि ऐसे बोलते हैं ना कि बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बड़े कॉस्ट अकाउंटेंट्स या बड़े प्रोफेशनल बिजनेस की बैलेंस शीट को देख करके एनालिसिस कर लेते हैं इसकी हालत क्या होगी, या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पी बैलेंस शीट को देखते हैं और ये बता देते हैं इस कंपनी की पोजीशन क्या है। तो वो कैसे बताते हैं, तो वो बेसिकली बैलेंस शीट को पढ़ना कैसे होता है, बैलेंस शीट को समझना कैसे होता है, ये सारी चीजें आप रेशियो के चैप्टर से सीखते हैं। वो कैसे सीखेंगे वो मैं डिटेल एनालिसिस बाद में करूंगा। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी क्या है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि किसी भी कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन कौन से बताए, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। कौन कौन से सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करना है, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाओगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इन सारी बातों की जानकारी आपको यहां पर इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मिलेगी। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसके बाद अब हम टॉपिक पे आते हैं। यहां तक की बात सभी को क्लियर है, सभी ने नोट कर ली? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और बिजनेस के शॉर्ट टर्म सोर्सेस मींस करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड बातें आपको बताएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ जी, चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। जो भी बातें मैं नोट करा रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है बहुत सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट करना है, ठीक है ना। चलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम से समझ में आता है, वर्किंग कैपिटल जनरल दिमाग में इमेज क्या बनती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। वो ऑलवेज आपके पास क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको दो टाइप के कैपिटल की जरूरत पड़ती है। दो टाइप के कैपिटल कौन कौन सी, एक तो होती है फिक्स्ड और परमानेंट कैपिटल, और एक होती है फ्लक्चुएटिंग और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए सारी बातें लिखते चलते हैं, उनको समझते चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे मेरे साथ साथ, देखिएगा। एवरी बिजनेस रिक्वायर two types of capital, two types of capital for their business. Every business require two types of capital for their business. कौन कौन सी मैंने बोली, एक तो मैंने बोली फिक्स्ड कैपिटल, जिसको मैंने बोला परमानेंट कैपिटल, और दूसरी मैंने बोली
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसको मैं बोल रहा हूं वर्किंग कैपिटल। चलिए, सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे ए पॉइंट, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब परमानेंट कैपिटल। इसमें लिखेंगे इट इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल, दैट पोर्शन of capital which is permanently invested in the business, in the business। ऐसी कैपिटल जो बिजनेस के अंदर परमानेंटली इन्वेस्ट कर दी जाती है, बार बार रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो बिजनेस की फिक्स कैपिटल या परमानेंट कैपिटल कहलाती है। जैसे एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेट्रा। तो ऐसी कैपिटल जो परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है वो फिक्स कैपिटल या परमानेंट कैपिटल कहलाती है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। तो लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग या वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। चलिए, इसमें लिखेंगे it is that portion of capital, it is that portion of capital which is required, which is required for day to day business operations, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल के रूप में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, एक्सेट्रा। चलिए, सबसे पहले आप यहां तक की बात नोट करेंगे। पहले आप यहां तक की बात नोट कर लें आराम से। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे बढ़े। देखिएगा, अब मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे वर्किंग कैपिटल। देखिएगा, देखिए मैंने अभी तक आपको बताया कि बिजनेस को चलाने के लिए हमको दो टाइप की कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एक होती है परमानेंट कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल।
फिक्स कैपिटल के बारे में सेपरेट चर्चा करेंगे, मैं सिर्फ यहां पर बात करूंगा वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो चलिए इसमें लिखेंगे वर्किंग कैपिटल refers to that capital which is available for day-to-day operations at an enterprise and it also explain as excess of current assets over the current liability, over the current liability, including short term loans। देखिए क्या बात लिखवाई मैंने, बहुत ही सिंपल सी बात, पहले इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। हाँ जी, देखिए वर्किंग कैपिटल का पहले तो छोटा सिनेरियो समझें। जैसे मैंने आपको क्या बोला, वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। सपोज एक परचूनी वाले की दुकान से एग्जांपल लेते हैं। हालांकि ये जो भी कुछ आप वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये मैं उस संदर्भ में पढ़ाऊंगा जब बहुत बड़े कॉर्पोरेट की बात की जाती है, जब बहुत बड़े लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, उस संदर्भ में पढ़ाऊंगा। पर समझना एक बात छोटे कॉन्सेप्ट में है। जैसे एक परचूनी वाले की दुकान है, उसने सुबह दुकान खोली और उसके गले में कोई भी कैश नहीं पड़ा। एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है, 500 का नोट देता है, 100 रुपए का सामान खरीद लेता है। तो अब दुकानदार को क्या है कि 100 रुपए काट करके 400 रुपए उसको रिटर्न करने हैं। वो 400 रुपए रिटर्न कब कर सकता है, जब उसके गले में कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो उसको लौटा नहीं, उसको पैसा नहीं दे सकता, नहीं देगा तो वो अगला व्यक्ति सामान नहीं खरीदेगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ कैपिटल ऐसी होती है जो ऑलवेज आपके पास मेंटेन होनी चाहिए ताकि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या करती रहे, चलती रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने बात बताई छोटे संदर्भ में। बड़े संदर्भ में बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए कैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन की जाती है, कैसे वो वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हैं, इसमें हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद देखो मैंने लिखवाया कि इस वर्किंग कैपिटल को हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं करंट असेट्स का मतलब क्या है और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। करंट असेट्स का मतलब ऐसी असेट्स जो विद इन ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें करंट असेट्स बोलते हैं। करंट असेट्स के बारे में भी डिटेल बात मैं जब रेशियो का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस वक्त करूंगा। अभी सिर्फ आपको इतनी बात समझनी है कि ऐसी असेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट होती हैं उन्हें करंट असेट्स बोला जाता है, और ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन ईयर करना होता है उन्हें हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या कि ऐसी असेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनसे हम विद इन ईयर उत्पन्न होने वाली लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो एक्सेस वैल्यू आपके पास बचती है वो वर्किंग कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, तो एक तो मैंने वर्किंग कैपिटल की आपको सबसे पहले तो क्या बता दी, एक डेफिनेशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 2, देखिए वर्किंग कैपिटल को अगर मैं डिसीजन मेकिंग रेफरेंस में आपको समझाऊं, डिसीजन मेकिंग रेफरेंस में, तो क्या समझेंगे आप? देखिएगा पहले इसको समझा रहा हूं मैं, फिर मैं इसके बारे में लिखाऊंगा। देखिएगा सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। देखिए किसी भी बिजनेस के लिए एक एप्रोप्रिएट मैनर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। ना तो वो उससे ज्यादा मेंटेन कर सकता है, ना उस एप्रोप्रिएट मैनर से कम मेंटेन कर सकता है।
अगर उसने उस एप्रोप्रिएट मैनर से ज्यादा मेंटेन करी तो भी नुकसान है और कम मेंटेन करी तो भी नुकसान है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस को अपना सुचारू रूप से बिजनेस को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, और अगर वो 1,50,000 की वर्किंग कैपिटल मेंटेन करता है तो कितनी एक्सेस मेंटेन कर रहा है? 50,000। वो जो एक्सेस 50,000 की वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहा है वो अननेसेसरी है। उसको अगर वो शेयर मार्केट में या कहीं बैंक में इन्वेस्ट करता तो कुछ ना कुछ रिटर्न कमाता। अननेसेसरी आपके पास कैश के रूप में रखा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है। तो आपके लिए यहां पर नुकसान किस रूप में हो रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में नुकसान हो रहा है। यानी उस एक्सेस वर्किंग कैपिटल पे कुछ रिटर्न आप कमा सकते थे जो कि नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेस वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रखी है। बात समझ में आ रही? तो हमें उतनी ही मेंटेन करनी है जितनी रिक्वायर्ड है। 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 70,000 की मेंटेन करते हो तो क्या दिक्कत है? एक कोई ना कोई बिजनेस के अंदर ऐसा सिनेरियो आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके बिजनेस की प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक जाएगी, उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो हमेशा अपने बिजनेस को एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा मेंटेन करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान है, और अगर कम मेंटेन करोगे तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिले करेगी, वो सफर करेगी। सवाल पैदा होता है कि सर ये कितनी अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितनी मेंटेन करना है, इसको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम प्रॉपर आगे जाकर के सब पढ़ने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको समझना है। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग रेफरेंस में मेरे साथ साथ बात लिखेंगे। देखिएगा, एवरी बिजनेस require working capital in appropriate manner, in appropriate manner। चलिए, इसमें देखिए मैंने क्या बात बताई। सपोज मैंने बोला, पहले एक बार समझ लो फिर नोट करना, कि किसी भी बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल मैंने बोली कितनी? 1 लाख रुपए की रिक्वायर्ड है। अगर आप 1,50,000 की वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं, मेंटेन कितना कर रहे हैं? 1,50,000। तो यहां पर आप कुछ एक्सेस मेंटेन कर रहे हैं, और ये जो एक्सेस मेंटेन कर रहे हैं ये क्या इन्वॉल्व करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक्सेस कितनी मेंटेन कर रहे हो आप? ये मैंने बोल दिया 50,000। एक्सेस कितना है? 50,000। ये इन्वॉल्व क्या करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा पॉइंट, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं कितना? कम। कम कुछ भी बोल लो, जैसे मैंने बोला 70,000, तो इसमें जो है आप लेस मेंटेन कर रहे हैं कितना? 30,000। तो इससे आपका क्या प्रॉब्लम होगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होगी? डिले हो जाएगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले हो जाएगी। और प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले हो जाने के कारण से बहुत टाइप की कॉस्ट अलग रूप में भी लगती है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो पहले एक बार आप इतनी बात नोट कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखते जाओ, समझते भी जाओ। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले होती है तो यानी प्रोडक्शन आपका रुक गया। लेबर तो पेमेंट लेगी, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो खाली बैठे हुए हैं वो भी पेमेंट लेंगे। इसके अलावा फैक्ट्री का जो रेंटल एक्सपेंसेस है वो भी जा रहा है, लाइट बिजली जो भी नॉर्मल खर्चा हो रहा है वो भी चल रहा है। लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं कर रखी है। तो इसलिए हमेशा एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है ताकि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कभी रुके ना।
यहां तक की बात नोट करके ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिप्लाई कर दें एक बार। चलिए यहां तक की बात नोट हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा आगे लिखेंगे इफ, लिखेंगे इफ, इस बात को लिख लेते हैं, इफ इट इज मोर देन required, then it involve some opportunity cost and if maintain less than required, less than required, then production activity, then production activity will be delayed। चलिए इतनी बात आप एक बार नोट कर लेंगे। हाँ जी, यहां तक की बात नोट हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। उतना ही मेंटेन करना है, न कम न ज्यादा। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पर, देखिएगा। अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स की होती है इसको समझते हैं। लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो टाइप्स की वर्किंग कैपिटल होती है, कौन कौन सी? एक मैंने बोला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और दूसरी मैंने बोली नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। It means total amount of current assets converted in cash within a year, within a year। और दूसरा लिखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें लिखेंगे इट मींस, इट मींस excess of current assets over the current liabilities, over the current liabilities
चलिए इतनी बात एक बार नोट कर लेंगे। हेलो। हैं? लिक्विड असेट इज द पार्ट ऑफ करंट असेट्स। ठीक है। जैसे आप करंट असेट्स को अगर मैं बात करूं तो आप जैसे रेशियो पढ़ते हैं, एक करंट रेशियो निकालते हैं, एक लिक्विड रेशियो निकालते हैं, एक और कौन सा होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है ना। तो लिक्विड रेशियो का मतलब होता है जो कम से कम एक मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऐसी असेट जो विद इन अ मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स क्या होती हैं, जिसको मैं आज बोलूं कि आज मुझे उसकी जैसे मान लो मैं इनको थोड़ा सा बाइफिकेट करके अलग से समझाता हूं, उसको समझना, देखो क्या बात बोल रहा हूं। देखो ऐसी करंट असेट्स जिसकी मतलब ऐसी करंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको इमीडिएटली करना है, मतलब आज आपके घर पे लायबिलिटी आके खड़ी होती है तो आज आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ऐसी जो असेट्स आपके पास अवेलेबल है उनको एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में क्या क्या आता है, कैश बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है। कैश बैलेंस तुरंत कैश में आपके पास अवेलेबल होगा, बैंक बैलेंस बैंक से जाओ तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब बैंक एफडी हो गई या बैंक या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सारी चीजें हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए वो सारी चीजें हो गई। तो वो ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिसको इमीडिएटली बेच करके आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आती हैं। और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स जो इमीडिएट लायबिलिटीज होती हैं उनको पे करने के काम में आते हैं। आपने क्या पूछा, लिक्विड एसेट्स है ना। लिक्विड एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो विद इन अ मंथ के अंदर, या मैं बात करूं 2 महीने के अंदर, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आपके पास कोई लायबिलिटी आकर के खड़ी होती है तो आप उसको पे करने की एबिलिटी रखते हो कि नहीं रखते हो, वो असेट्स आपकी एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कहलाती हैं। उसमें क्या क्या शामिल होगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी तो शामिल होगा ही होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जनरली क्या करे जाते हैं, 1 महीने या 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पर दिए जाते हैं। भाई किसी कस्टमर को आप 1 महीने या 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पर सामान उधार पर देते हो, वो 2 महीने तक आपका पेमेंट कर देता है। ठीक है ना। लेकिन स्टॉक को आप नहीं बोल सकते एब्सोल्यूट, स्टॉक को आप लिक्विड एसेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टॉक कब बिकेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं कि स्टॉक आपका 1 साल के अंदर बिक जाएगा, इसको मानते हुए हम उसको कंसिडर करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, करंट असेट्स की बात करें, एक तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स की बात करी जो इमीडिएट लायबिलिटी का पेमेंट करने की क्षमता रखते हैं, एक लिक्विड असेट्स की बात करी जो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर उत्पन्न होने वाली लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एबिलिटी रखते हैं, और एक नाम मैं ले रहा हूं करंट असेट्स का, यानी विद इन ईयर उत्पन्न होने वाली लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एबिलिटी बिजनेस की क्या है या आपकी क्षमता क्या है, वो आपके करंट असेट्स डिटरमाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। तो अलग अलग सिनेरियो के अंदर पढ़ा जाता है। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट बात देखेंगे। अब सवाल पैदा होता है क्या, कि सर आपने बोला कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमको एक एप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कि वो एप्रोप्रिएट मैनर है कितना, वो डिटरमाइन कैसे करें कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए कितनी एप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अब आप आगे लिखेंगे, हाउ टू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस। क्या बात बोली मैंने, कि आपको आपके बिजनेस को कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो आप लिखेंगे, देयर आर टू मेथड्स which is determine appropriate working capital, working capital for the business, for the business। अब वो दो मेथड कौन कौन से हैं उसको समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग
साइकिल मेथड, एक मेथड का नाम मैंने लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। दूसरा दूसरा है फोरकास्टिंग मेथड, फोरकास्टिंग मेथड। ये दो मेथड से हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन पढ़ना सीखेंगे। चलिए यहां तक की बात नोट हो गई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, हेडिंग डाल लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो 100% क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से आता है और इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला टॉपिक। यानी कि एग्जाम में ज्यादातर जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो फोरकास्टिंग मेथड से पूछा जाता है। हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको स्टडी मटेरियल के कराऊंगा, 8 से 10 क्वेश्चन आपको पास्ट एग्जाम में करवाऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके फोरकास्टिंग मेथड के होंगे। तो एग्जाम में जो जनरली पूछा जाता है या 98 या 99% जो पूछा जाता है वो फोरकास्टिंग मेथड पूछा जाता है, पर समझना हमको दोनों है। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की, देखिएगा। चलिए इसमें लिखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को पढ़ने से पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है। तो इसमें लिखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मींस प्रोडक्शन साइकिल ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल ऑफ बिजनेस which start from purchase of raw material, and end, है ना, and end with collection from debtors। क्या बात लिखवाई मैंने? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब एक प्रोडक्शन साइकिल से है, जो कि स्टार्ट कहां से होती है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से, और खत्म कहां पर होती है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर पर। आगे लिखेंगे इट कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग चार्ट। अब मैं कुछ चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा क्या कि ऑपरेटिंग साइकिल कहते किसे हैं। चलिए पहले आप इतनी बात नोट कर लेंगे, देखिएगा। देखिए 3 टाइप के बिजनेस कंसर्न्स होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न, और एक होता है फाइनेंशियल कंसर्न। ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी बिजनेस की जो है वो 3 कंसर्न के हिसाब से अलग अलग पढ़ी जाती है। सभी कंसर्न को मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर के। देखिएगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब नोट कुछ नहीं करना, पहले एक बार समझना है, ठीक है ना। इतनी बात नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे जो बात बता रहा हूं पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर के एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट से अपन को समझना है कि ऑपरेटिंग साइकिल कहां कैसे जाता है। देखिए सपोज मैंने बोला कि आज मेरे हाथ में कैश है, इस कैश से मैंने क्या करा? इस कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया,
इस कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल जैसे परचेज किया तो इसके बाद ये इमीडिएटली फैक्ट्री में जाएगा क्या? नहीं। आज आपने रॉ मटेरियल परचेज करके अपने स्टोर डिपार्टमेंट में रख दिया, जब फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट होगी तभी वो वहां पर पहुंचेगा फैक्ट्री में। जब तक वो रॉ मटेरियल कहां रखा रहेगा? स्टोर डिपार्टमेंट में रखा रहेगा। ठीक है साहब। अब फैक्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट हुई, फैक्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट हुई मतलब मैं फैक्ट्री के लिए बोल रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। अब जैसी वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग होने में कुछ समय जाएगा, तो आपका पैसा जो कैश में इमीडिएटली सबसे स्टार्टिंग में जो कैश था वो कुछ टाइम तक रॉ मटेरियल के अंदर ब्लॉक रहा। फिर वो रॉ मटेरियल आपका फैक्ट्री के अंदर गया तो फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होगी तो कुछ टाइम तक वो पैसा आपका फैक्ट्री के अंदर ब्लॉक हो गया। अब वो फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स बनकर के वो कहां रखा जाएगा? वेयर हाउस के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि ये फैक्ट्री से माल निकल करके क्या बन गया? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिनिश गुड्स मार्केट में बिकने के लिए जाएंगे कब? जब मार्केट से सेल्स ऑर्डर आएगा। जब तक मार्केट से सेल्स ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जब ये फैक्ट्री से माल निकल के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर के वो कहां रख दिया गया? वेयर हाउस के अंदर। अब वेयर हाउस के अंदर जब तक माल पड़ा रहेगा, जब तक मार्केट से सेल्स ऑर्डर नहीं आता, जब तक सेल्स ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपका पैसा उस फिनिश गुड्स के रूप में वेयर हाउस के अंदर ब्लॉक है। अब मार्केट से सेल्स ऑर्डर आएगा तो आपका माल बिकने के लिए आगे जाएगा। बिकने के लिए जाएगा तो दो प्रकार की कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी? इसको ना थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, एक मिनट। तो मार्केट से मान लीजिए सेल्स ऑर्डर आता है, सेल्स ऑर्डर आता है तभी वो माल मार्केट में बिकने के लिए जाएगा। बिकने के लिए जाएगा तो आपके पास दो प्रकार की कंडीशन बनेंगी, या तो वो डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि वो माल उधार में बिक जाएगा। उधार में मतलब डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब कुछ टाइम तक पैसा आपका कस्टमर के पास ब्लॉक हो गया। कस्टमर बोलता है साहब 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो 2 महीने तक आपका पैसा ब्लॉक है। 2 महीने के बाद वो पैसा रिलीज होकर के दोबारा आपके पास कैश में कन्वर्ट होकर के आएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई आपको? अब इस बात को समझना, देखो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझेंगे अब। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है मैं उसको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपको वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में कुछ नहीं समझना, सिर्फ अभी क्या समझना है कि ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस की प्रोडक्शन साइकिल होती क्या है, वो प्रोडक्शन साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम कैसे करती है, केवल इतनी बात समझनी है। वर्किंग कैपिटल से इसको अभी लिंक नहीं करना है। देखिए मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात क्या बोली कि प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट कहां से होती है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से, और खत्म कहां पर होती है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर पर। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आपने कैश किसी साइकिल के अंदर डाला और वो कैश उस साइकिल में घूम करके कितने समय के बाद आपके पास वापस आया, तो वो पूरी एक साइकिल आपकी क्या कहलाती है? प्रोडक्शन साइकिल कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी कैश आप किसी भी साइकिल के अंदर ब्लॉक करते हैं तो वो कितने समय के बाद घूम करके आपके पास आता है, ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। क्लियर है क्या बात? जैसे सपोज मैंने बोला कि 10 दिन तक रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में रखा रहता है, 10 दिन के बाद फैक्ट्री के अंदर जगह खाली होती है तो 10 दिन के बाद ये फैक्ट्री के अंदर जाएगा। फिर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होने में 15 दिन का समय लगता है, 15 और 10 25 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक है। फिर ये फिनिश गुड्स बनकर के वेयर हाउस में स्टोर होकर रख जाता है। वेयर हाउस में सपोज 10 दिन तक रखा रहता है, सेल्स ऑर्डर आने में टाइम लगता है, तो 25 और 10 35 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक है। अब सेल्स ऑर्डर आया तो सेल्स ऑर्डर या तो डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट हो गया। जनरल तौर पे ये देखा जाता है कि ज्यादातर सेल्स आपकी कस्टमर को उधार में बेची जाती है। 35 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक है, कस्टमर बोलता है मैं 15 दिन के बाद पेमेंट करूंगा आपको, तो वो पैसा आपका जो है 15 दिन तक के लिए कस्टमर के पास ब्लॉक हो गया। फिर 15 दिन के बाद वो कस्टमर आपको वापस पैसा देगा। तो इसका मतलब मेरा पैसा उस साइकिल के अंदर कितने टाइम तक ब्लॉक हो गया? 50 दिन तक के लिए ब्लॉक हो गया। तो ये जो साइकिल है वो साइकिल कौन सी कहलाती है? ऑपरेटिंग साइकिल, या मैं जिसको क्या बोलूंगा अब है प्रोडक्शन साइकिल।
मेरी बात क्लियर हो गई क्या? आप लोगों को समझ में आ गई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के रूप में प्रोडक्शन साइकिल किसे कहते हैं? क्लियर है मेरी बात? अब एक बार इतनी बात नोट कर लो। चलिए इतनी बात अपने को क्लियर हो गई। स्केल का यूज मत करो, इतना नहीं। ठीक है, हो गया क्या यहाँ तक की बात नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो साइकिल होती है वो कैसे काम करती है? समझना ध्यान से। ट्रेडर यानी कि वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद करके लाते हैं और बेचते हैं। तो वो कैश से स्टॉक परचेज करते हैं और स्टॉक को फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो दो केस में बेचते हैं, या तो डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट होता है या फिर कस्टमर को उधार बेच करके फिर बाद में कैश आता है। तो इनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल है वो कैसे काम करती है? ट्रेडिंग कंसर्न वालों के लिए जो कैश स्टार्टिंग में होता है इनके पास, उससे क्या करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, बना बनाया स्टॉक, और इस स्टॉक को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं तो डायरेक्टली ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। या दूसरा केस, अगर ये स्टॉक उधार में बेचा जाता है तो ये पहले डेटर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये पहले डेटर्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये डेटर से वापस कैश आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ट्रेडिंग कंसर्न के रिगार्डिंग कैश से स्टॉक परचेज किया गया, स्टॉक को डायरेक्टली मार्केट में कैश में बेच दिया, एक ऑप्शन, या कस्टमर को उधार में बेचा तो कुछ टाइम के बाद आपको कैश मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग कंसर्न में जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो कुछ इस तरीके से रन करती है। तीसरी बता रहा हूं मैं आपको फाइनेंशियल कंसर्न के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल कंसर्न, फाइनेंशियल कंसर्न का एग्जांपल आप कैसे ले लो, बैंक के थ्रू। बैंक के लिए स्टॉक क्या है, कैश। तो क्या करते हैं बैंक वाले, कैश को लोन के रूप में देते हैं। किसको देते हैं? कस्टमर को। कस्टमर को मैं डेटर बोल दूं, और डेटर क्या काम करता है, कुछ टाइम के बाद दोबारा वो पैसा लौटा देता है। चलिए इतनी बात को आप नोट कर लें।
दोबारा से बताता हूँ, पहले एक बार नोट कर लो। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। जो दुकानें खुली हैं वो क्या काम कर रही हैं? ट्रेडिंग का काम कर रही हैं, बेचने का काम कर रही हैं। क्या वो बनाने का काम करती हैं? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग करती है? नहीं। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदती हैं बना बनाया प्रोडक्ट और मार्केट में बेचती हैं। तो उनके लिए काम क्या है? कैश से उन्होंने स्टॉक परचेज किया, फिर स्टॉक को कैश में बेच दिया, कहानी खत्म। अगर वो उधार में बेचती हैं तो कस्टमर के पास पैसा ब्लॉक हो गया, कुछ टाइम के बाद दोबारा कैश उनके पास आ जाता है। बात समझ में आ गई? फाइनेंशियल कंसर्न मतलब बैंक के लिए बात कर रहा हूं मैं। बैंक कैश को क्या करते हैं? कस्टमर को लोन के रूप में देते हैं और कस्टमर कुछ टाइम के बाद वो कैश क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेडिंग कंसर्न और फाइनेंशियल कंसर्न के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसके लिए हम वर्किंग कैपिटल नहीं पढ़ते हैं। हम किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अब आगे लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बता दिया आपको। अब एक पॉइंट और लिख लो, द पीरियड in which this operating cycle complete is known as operating cycle period. Operating cycle period. The period in which this operating cycle is complete is known as operating cycle period. बताओ क्या पूछ रहे हो? पॉइंट नंबर 2 लिख लो बना करके बस। पॉइंट नंबर 1 में तो मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताया क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और पॉइंट नंबर 2 में ये वाली पॉइंट लिख लो बस। चलिए आज की क्लास में क्या क्या बात बताई एक बार मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ सारी बातें आज, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बंद नहीं करनी कॉपी, पहला पेज खोल लेंगे। देखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैंने आज स्टार्ट किया आपके सामने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट होते हैं तो 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कौन कौन से सोर्सेज से बिजनेस को चलाने के लिए फंड इकट्ठा करना है ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम खर्च हो और कैपिटल आपकी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो जाए। फिर उस कैपिटल को आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, किस चीजों में? लॉन्ग टर्म सोर्सेज में, शॉर्ट टर्म सोर्सेज में। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम मैंने बताया कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मतलब करंट असेट्स में, उसको समझने के लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हम रिटर्न अर्न करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। अब रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा अपने स्टेक होल्डर में, इसको समझने के लिए हम जो डिसीजन लेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है, और जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर चालू करवाया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या बातें बताई कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 2 टाइप की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, एक होती है फिक्स्ड परमानेंट कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग और वर्किंग कैपिटल। परमानेंट कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब जो परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है, बार बार रिक्वायर्ड नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की, एक बार इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो कैपिटल ऑलवेज आपको मेंटेन करनी होती है वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। फिर मैंने इस डेफिनेशन को डिसीजन मेकिंग रेफरेंस में समझाया कि वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस के लिए एक एप्रोप्रिएट मैनर में रिक्वायर्ड है, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा मेंटेन करोगे तो एक्सेस जो मेंटेन करोगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व करती है, कम मेंटेन करते हो तो प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले होती है, तो एक एप्रोप्रिएट मैनर में रिक्वायर्ड है। इसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल 2 टाइप्स की होती है,
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स जो कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट होते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए वो जो कैश कन्वर्जन आपके पास आया है उससे आप इमीडिएट लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे, तो जो एक्सेस अमाउंट बचेगा वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। फिर मैंने बात करी कि साहब वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हाउ टू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके मैंने दो मेथड आपको बताए हैं, एक है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और एक है फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताया है, यही एग्जाम में आता है। ऑपरेटिंग नहीं आता क्या? आता है वो भी, लेकिन कभी कभार आता है, जनरली नहीं आता है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो मैं कल की क्लास से डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैंने आज की क्लास में क्या समझाया कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल एक प्रकार की प्रोडक्शन साइकिल होती है जो कि स्टार्ट होती है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से और खत्म कहां पर होती है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर पर। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कैश आपके पास से कब गया और वापस घूम करके कब आया, तो जितने पीरियड में वो कैश घूम करके वापस आता है वो पीरियड आपकी ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल कहलाती है। ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ट्रेडिंग कंसर्न और फाइनेंशियल कंसर्न को लेकर के बात करें तो यहां पर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकिल नहीं होती है, जनरल साइकिल मैंने आपको समझा दी। ट्रेडिंग कंसर्न को लेकर के कैश से स्टॉक में कन्वर्ट होता है, स्टॉक वापस कैश में हो जाता है या वो डेटर्स के थ्रू आ जाता है। और फाइनेंशियल कंसर्न जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैश को लोन के रूप में बांटते हैं कस्टमर को, कस्टमर वापस कर देते हैं। आपको पढ़ना क्या है आगे चैप्टर के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर के बात पढ़नी है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर के ये प्रोडक्शन साइकिल कैसे रन करती है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन हमको कैसे बनानी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातों को लेकर के। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, वेलकम।